यस एवरीवन, तो हम अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टी में आज मैं आपको लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है अमीन की वो मैं डिस्कस करूंगी. ठीक है. द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इन द प्रीवियस लेक्चर्स, पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिस्कस किए हैं. तो वी आर नाउ कमिंग अक्रॉस द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बेंजीन के ऊपर जैसे ही NH2 ग्रुप लगता है एंड वी हैव सीन दैट नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है जो हम रेजोनेंस में इन्वॉल्व करवाते हुए ऑलरेडी दिखा चुके हैं. सो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ओके, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, aniline is quite reactive for electrophilic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही क्विकली दे सकते हैं आपके जो एनिलीन है, और वो क्या रीजन है उसका, प्लस आर इफेक्ट. दूसरी बात, प्लस आर इफेक्ट की वजह से ही एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, इसका जो नेचर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी जब भी प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेंगे. तो आपने ऐसा कहीं पहले भी पढ़ा है, ये सेम केस फिनॉल का भी था. ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर थे, डोनेशन की वजह से प्लस आर इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज रहती है और साथ ही साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है. अब इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं और जो प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे उन्हीं रिएक्शंस पे फिर मैं आपको जो सेकंड मेथोडोलॉजी है वो भी बताऊंगी. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों. तो पहला जो इसमें टॉपिक है इसका जो एक सब डिविजन आप कह लीजिए, दैट इज हेलोजिनेशन. हेलोजन लगा रहे हैं. एनिलीन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आप लेते हो रिएक्शन कराते हो, तो इस इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है एनिलीन की कि जितनी भी पैरा पोजीशंस हैं और ऑर्थो पोजीशंस हैं सभी के सभी सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं. यहाँ से जो हाइड्रोजन्स निकले वो बचे हुए ब्रोमीन के साथ HBr के मॉलिक्यूल्स बना देंगे, वो साइड प्रोडक्ट हो गया. बट दिस विल बी योर मेन प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. ठीक है. अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, व्हाइट PPT बन जाते हैं. मोरोवर, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन रहा है, इसका एक एडवांटेज भी है. क्या एडवांटेज है कि ये बनने के बाद हम यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन करें और NH2 ग्रुप को रिमूव कर दें, जो हम कर सकते हैं. कैसे करेंगे? पहले NaNO2 HCl डाल के डाइएजोटाइजेशन कर देंगे. ये मैं आपको एक कन्वर्जन बता रही हूँ बेटा. ठीक है, N पॉजिटिव NCl नेगेटिव, साथ में ये ब्रोमीन अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डाइएजोटाइजेशन करने से. और फिर फाइनली अगर हम इसे H3PO2 के साथ CO2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा एंड यू विल गेट (1,3,5) ट्राई ब्रोमो बेंजीन, जिसको सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये कन्वर्जन की तरह से भी यूज हो सकती है. क्या कन्वर्जन है ये कि वी कैन फॉर्म एनी ट्राई सिमेट्रिकल या सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनिलीन. पहले एनिलीन में ब्रोमीन डालिए वाटर की प्रेजेंस में, ये लग जाएंगे. उसके बाद इसकी डाइएजोटाइजेशन करेंगे. डाइएजोटाइजेशन करने के बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव कराना है. ऐसा करने के लिए H3PO2 और CO2 पॉजिटिव ऐड कर देंगे और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा जो हमें डिजायर्ड था. ठीक है, बट ये तो एक स्पेशल केस मैंने आपसे डिस्कस किया है. इस स्पेशल केस के अलावा, ठीक है, द थिंग वाज ऑलरेडी बीइंग टोल्ड कि एनिलीन की जैसे ही ब्रोमिनेशन करते हैं तो उसकी सारी की सारी पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती हैं. 2,4,6 तीनों ऑक्यूपाई हो जाती है. अगर आप चाहते हो कि ये कंट्रोल्ड वे में हो तो कंट्रोल वे में क्या करना पड़ेगा? पहले हमें अपने ग्रुप को, एनिलीन के जो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. आप सबको प्रोटेक्शन की रिएक्शन जरूर याद होगी, तो मैं वही लिख रही हूँ. CH3COCl in the presence of pyridine. मैंने कहा था कोई भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हो, तो आई एम राइटिंग वन ऑफ देम. ये हो गया NH
और COCH3। ऐसा करने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में को दे रहा था, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, बेंजीन की तरफ नहीं आएगा, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये बनने के बाद आप क्या करिए, अब इसमें डाल दीजिए ब्रोमीन। ओके, अब ब्रोमीन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। NHCOCH3 तो अपनी जगह पे है, ऑर्थो पे ब्रोमीन आ गया, और इसी तरीके से पैरा पोजीशन के ऊपर भी ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों को एक साथ हाइड्रोलिसिस कर दो, H3O पॉजिटिव, फिर से आपको NH2 मिल जाएगा। NH2 ऑर्थो पे Br और साथ में ही पैरा पोजीशन के ऊपर भी Br ग्रुप। ठीक है, सो अनदर इंपॉर्टेंट वन कि हाउ टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। तो पहले एनिलीन को प्रोटेक्ट करिए, प्रोटेक्शन करने के बाद रिएक्शन कर दीजिए और उसके बाद से वापस से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अंडरस्टूड? जैसा अभी हमने हेलोजिनेशन का केस देखा, अब इसी तरीके से हम दूसरे केस की बात करते हैं। द सेकंड वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप लगाना। अब देखिए कैसे होगा। अगर एनिलीन के ऊपर नाइट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में H2SO4 डाल के उसकी रिएक्शन कराते हो, ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराते हो, तो फिर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और साथ में पैरा नाइट्रो एनिलीन। लेकिन मजे की बात यह है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ना और जो पैरा प्रोडक्ट हैं, वो देखो कैसे कैसे बनते हैं। ऑर्थो तो बनता है सिर्फ 2%, पैरा प्रोडक्ट बन जाता है लगभग 51%, मेजॉरिटी में, जो एक्सपेक्टेड भी था। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है, एंड द प्रोडक्ट इज मेटा नाइट्रो एनिलीन 47%। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, व्हाई ऑन नाइट्रेशन meta-nitroaniline is formed although NH2 group is ortho-para directing। भाई अभी अभी हमने बात की है, जो NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग होता है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो फिर ये मेटा प्रोडक्ट क्यों बना, नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट क्यों बना? इसका आंसर समझिए। इसका रीजन क्या है कि ये जो हम एसिड्स यूज कर रहे हैं, सबसे पहले ये एसिड्स इस लेविस बेस को H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, ये इसको एक्सेप्ट करेगा और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव यानी एनिलीनियम आयन के अंदर। अब ये जो एनिलीनियम आयन है, इट कैन नॉट गो फॉर रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ही नहीं, पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर था, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने यूज कर लिया बॉन्डिंग करने के लिए। तो अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ही नहीं है, तो अब ये नाइट्रोजन अपना कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये -I इफेक्ट शो करेगा, विच हैज -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, एंड नॉट एनी प्लस आर इफेक्ट। और अब ये कोई प्लस आर इफेक्ट शो नहीं कर सकता। इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होने की वजह से ही आपका मेटा प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि जो -I इफेक्ट शो करेंगे या जो आपका प्लस आर इफेक्ट शो नहीं कर सकते, विच डू नॉट शो प्लस आर इफेक्ट, दे बिकम मेटा डायरेक्टिंग। वो किस तरह के हो जाते हैं? वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। इसी वजह से ये, तो आंसर क्या लिखेंगे आप? आंसर में ये लिखेंगे, बिकॉज एनिलीन will form anilinium ion which due to its -I effect will become meta directing। ठीक है, फिर से सुनिए, this is because aniline forms anilinium ion which has -I effect due to which it forms meta directed product। किस तरह का प्रोडक्ट बना देगा? मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट बना देगा।
क्लियर हो गई बात। अगर आप यहाँ से ऑर्थो और पैरा ही बनाना चाहते हो, मेटा बनाना नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से वही करना पड़ेगा, क्या, प्रोटेक्शन। पहले एनिलीन में CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine डाल के रिएक्शन कराओ, ठीक है। ऐसा करने से NHCOCH3 बन जाएगा। अब यहाँ पर वही कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर डालो, फिर आपके पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, NHCOCH3 एक बन गया ऑर्थो और एक बन गया पैरा, ठीक है, क्लियर। अभी भी पैरा तो मेजर प्रोडक्ट ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन दोनों की फिर से क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करने से आपको आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब की बार कोई मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर। इसी में थर्ड केस है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है SO3H ग्रुप लगाना। अब ये भी एक डायरेक्ट कन्वर्जन की तरह से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं with concentrated H2SO4, aniline on reacting with concentrated sulfuric acid, okay, and is heated approximately at 473 to 475 Kelvin, लगभग 450 से 475 केल्विन के आसपास आप मान सकते हो। इतने टेम्परेचर पे जब हम एनिलीन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को हीट करते हैं तो पहले तो ये बना देता है सॉल्ट, क्योंकि ये बेस ये एसिड, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। और उसके बाद फर्दर जब आप हीटिंग करते रहोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्वर्जन होगी, वाटर इसमें से निकल जाएगा -H2O और यहाँ पर अपना NH2 ग्रुप आ जाएगा और ये जो ग्रुप है यहाँ से पैरा पोजीशन पे शिफ्ट करके बना देगा SO3H। द कंपाउंड इज नोन एज सल्फानिलिक एसिड, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा कन्वर्जन की फॉर्म में ही आता है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू सल्फानिलिक एसिड। तो सल्फानिलिक एसिड में कन्वर्जन करने के लिए सिर्फ H2SO4 डालना है, लेकिन आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले सॉल्ट बनता है और सॉल्ट बनने के बाद हीटिंग जैसे हम कंटिन्यू रखते हैं तब जाके ये इस तरह से वाटर इसमें से निकलता है और फिर जाके ये सल्फानिलिक एसिड बनता है, ठीक है। सल्फानिलिक एसिड जो है इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इसी वजह से ये एक इस तरह के कंपाउंड की तरह से भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ से ये एसिड होने की वजह से अपना H पॉजिटिव लूज कर देता है और वही नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये जिस तरह से एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस का एक साथ प्रेजेंट होना इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस काइंड ऑफ आयन इज नोन एज डाइपोलर आयन या सिंपली ज्विटर आयन बोलते हैं इसको। आ गया समझ में। तो ये थी थर्ड रिएक्शन। अब बात करते हैं फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन। हाँ जी, तो ये एक और अलग क्वेश्चन बन गया है। देखो 4 मैंने रिएक्शन बताई है, चारों में से एक एक क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में से क्या क्वेश्चन आता है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते ही नहीं है, एनिलीन करता ही नहीं है। क्या रीजन है, बिकॉज इट इज अ लेविस base and in Friedel-Crafts reactions Lewis acid is used as catalyst। तो वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ना तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ना ही आगे रिएक्शन होगी, इसीलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लेविस बेस है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एनिलीन की पीकेबी, ठीक है, ज्यादा क्यों है। दूसरा, एनिलीन को गैब्रियल थैलीमाइड से क्यों नहीं बना सकते। तीसरा, जो एनिलीन है
वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता। चौथा, जो एनिलीन है वो नाइट्रेशन करने पर मेटा प्रोडक्ट क्यों बनाता है। ये 4 क्वेश्चंस एनिलीन के हैं और इनमें से शॉर्ट 2 क्वेश्चन आप मान के चलो पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स एक का आंसर दूसरे में लिख देते हैं, सिमिलर से आंसर, सिमिलर से क्वेश्चंस होने की वजह से। सो प्रिपेयर इट प्रॉपर्ली। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो एक लेविस बेस है, और लेविस बेस जो कैटलिस्ट है, जो कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट में यूज होता है, जो विच इज जनरली लेविस एसिड, उसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो शो नहीं कर सकता। आ गया समझ में। तो ये बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो लास्ट टॉपिक हमें अमीन्स के बारे में पढ़ना है वो है डिस्टिंक्शन टेस्ट। ओके, सो डिस्टिंक्शन टेस्ट यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन है, या फिर आपके पास अगर एरोमेटिक अमीन है तो हम कैसे डिफरेंस करें। तो देखिए मैं अब एक थोड़ी समरी के फॉर्म में इसको लिख देती हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद रहे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, इस तरफ टेस्ट के नाम लिख देंगे। सेकेंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक की बजाय आप एनिलीन भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, ठीक है। सेकेंडरी अमीन और फिर टर्शरी अमीन। जो टेस्ट आपको लिखने हैं, याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन कौन देगा, प्राइमरी कोई भी हो, एलिफेटिक एरोमेटिक जरूर देगा, सेकेंडरी नहीं देगा, टर्शरी भी नहीं देगा। दूसरा टेस्ट लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ना प्राइमरी देगा चाहे वो किसी भी तरह का हो, ना टर्शरी देगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अमीन ये टेस्ट देगा। कल मैंने बताया था ना येलो कलर का लिक्विड ऑयल बनता है जो फिनॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ग्रीन कलर देता है, फिर वो ब्लू कलर का हो जाता है, फिर वो रेड हो जाता है। तो इस तरह का वो था ना टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तीसरा हिंसबर्ग टेस्ट, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ये टेस्ट देगा और सॉल्यूबल कंपाउंड बनाएगा चाहे वो कोई भी हो। सेकेंडरी भी देगा, वो कैसा बनाएगा, इनसॉल्यूबल कंपाउंड बनाएगा। और टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देता। इन टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट है जिसको कहते हैं एजोडाई टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ एनिलीन देगा और कोई नहीं देगा। Only and only aniline will give the test. Now I will tell you what is the chemistry of all the test. कार्बाइल अमीन टेस्ट, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक तो क्लोरोफॉर्म चाहिए और एक अल्कोहलिक KOH चाहिए। और रिएक्शन कराने के बाद बनेगा क्या, जो भी आपकी कार्बन चेन हो ना उसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C लग जाएगा। कोई कार्बन चेन हो, बेंजीन रिंग हो, कुछ भी हो, दोनों में से ये बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन पड़ी हुई है आपकी, नेम रिएक्शन थी। दूसरा है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा ये तो मैंने बताई दिया, सिर्फ सेकेंडरी अमीन देगी। इस टेस्ट को करने के लिए आपको डालना है NaNO2 और HCl। इन दोनों की बजाय आप HONO भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखो या फिर HONO लिखो, ठीक है। और रिएक्शन के बाद सिर्फ ये लिखना है येलो ऑयल। कंपाउंड का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो N नाइट्रोसो अमीन्स ऐसा लिख सकते हैं, विच इज अ येलो ऑयल। येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस बनता है, तो ये उसकी पहचान हो जाएगी, ओके। हिंसबर्ग टेस्ट, इस टेस्ट की रिएजेंट क्या है, इस टेस्ट का रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl। ये कंपाउंड है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको मिलाना है। मिलाने के बाद जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका किसी का नेम नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है सॉल्यूबल इन अल्कली, इनसॉल्यूबल इन अल्कली। और टर्शरी अमीन ये टेस्ट देते ही नहीं है,
ठीक है। अब रह गया लास्ट में एजोडाई टेस्ट। आप कहेंगे मैम आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बेटा आप लोगों को। एजोडाई टेस्ट इज अ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन याद है आपको? कपलिंग रिएक्शन में क्या था, हमें सबसे पहले हम क्योंकि एनिलीन के साथ लिख रहे हैं ना, तो हम एनिलीन से शुरू करेंगे। एनिलीन लेंगे, एनिलीन के साथ और किसको रिएक्ट कराएंगे, सबसे पहले HONO डालेंगे। ऐसा करने से वो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे फिनॉल। क्या डाल देंगे? फिनॉल डाल देंगे। ऐसा करने से हमारे पास N डबल बॉन्ड N और ये OH अपनी जगह पर, ये बन जाएगी एजोडाई। आप डायरेक्टली रिएक्शन ये भी करा सकते हो कि इसी में ही N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर pH जो है ना, उस pH का ध्यान रखना पड़ेगा। pH होनी चाहिए 4 से 5 के बीच में। ऐसा करने से भी एजोडाई बन सकती है। बेंजीन N डबल बॉन्ड N और जहां OH था ना उसकी बजाय NH2 लिख देंगे। यानी आप उसको कन्वर्ट करके फिनॉल डाल के भी रिएक्शन कपलिंग करा सकते हो और डायरेक्टली इसका भी कपलिंग करा सकते हो। इसी के अंदर डाइजोनियम क्लोराइड मिला दो, pH 4 to 5 होना चाहिए। रिएक्शन करने के बाद भी एजोडाई बनेगी। ये भी एजोडाई है, ये भी एजोडाई है। एजो वर्ड नाम ही सिर्फ इस N डबल बॉन्ड N की वजह से है। और क्योंकि ये कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, अलग अलग कलर्स के होते हैं, इसलिए इनको डाई बोल देते हैं। दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन लाइक दिस, एजोडाई। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एनिलीन कर सकता है, ना तो कोई और प्राइमरी एलिफेटिक अमीन करेगी, ना ही सेकेंडरी या टर्शरी अमीन कर सकती है, चाहे वो एरोमेटिक ही क्यों ना हो। क्लियर हो गई बात? सो एवरीवन, दैट इज ऑल अबाउट अमीन्स। डिस्टिंक्शन टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। ऑल्दो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चैप्टर जो है वो काफी छोटा था, बट लेट मी टेल यू, यूनिट छोटा होना इज नॉट द थिंग। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, दैट इज द थिंग। तो आप इस यूनिट को, इस टॉपिक को, अमीन्स को लाइटली ना लें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। कन्वर्जन्स में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार फोकस में लेके आपको बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।